ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज थोड़ा सा आप सरप्राइज्ड होंगे, थोड़ा सा आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि मैंने जो थीम चुना है वो थोड़ा हटकर चुना है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को निराशा हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अतिरिक्त उत्साह हो। क्यों? क्योंकि देखो, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जिस दिन कोई स्टूडेंट या निर्णय करता है हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले उसे इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए, पुस्तक अध्ययन। वैसे जो मेरा अभी तक प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि यूपीएससी के फील्ड में स्टूडेंट्स प्राय जो अभ्यर्थी होते हैं वो पुस्तक अध्ययन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएशन करके ही आते हैं, और जब वो आते हैं तो अचानक से जब वो तैयारी शुरू करते तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है। तो कोशिश करते हैं कोचिंग संस्थान की सहायता से, और भी कुछ दूसरे उपाय जैसे गाइड बुक्स की सहायता से हम अपनी समस्या का हल कर ले। वो कोशिश नहीं करते हैं कि हमें प्रायः बुक रीडिंग ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन शुरू में जब आते हैं तो एक पुस्तक की सूची वो अवश्य मांगते हैं। अब ये बुक लिस्ट या तो अपने सीनियर से डिमांड करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि वह बुक लिस्ट उन्हें दे, या फिर अपने टीचर से या उन कोचिंग संस्थान से जहाँ से वो पढ़ते हैं वहाँ से वो डिमांड करते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो पुस्तक सूची देते हैं और जो पुस्तक सूची लेते हैं, वे दोनों एक समस्या से अवगत नहीं है कि महज पुस्तक के पेजेस से होकर गुजरना ही पुस्तक पढ़ना नहीं है। पुस्तक पढ़ना भी अपने आप में वैसे ही एक आर्ट है, एक कला है। जब तक उस कला का उपयोग नहीं करेंगे तो पुस्तक की बातों से आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। अगर यह बात नहीं होती तो आप जो मैं कह रहा हूं उसे आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन में मिलाकर देखना कि आपके घर में सारे पुस्तक उपलब्ध हैं, या बाजार में तो कम से कम उपलब्ध हैं ही, मार्केट से आप ले सकते हैं। इतने सारे पुस्तक को रहते हुए आपको कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको क्वेश्चन राइटिंग में दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि वो पुस्तक आपके घर पर तो है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो आज चलिए आज इस गुत्थी को हम सुलझाते हैं। ये बड़ा फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन है। जैसे हम देखते हैं कि प्राय हम बात तो करते हैं, आप देखते हो लुक ईस्ट पॉलिसी, उसमें हम नॉर्थ ईस्ट को भूल जाते हैं कि लुक ईस्ट से पहले तो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो जब हम तैयारी की बात करते हैं तो उसमें हम पुस्तक की सूची मांगते हैं, लेकिन जरा हमें यह भी तो पता होना चाहिए रीडिंग होती क्या है, उसका तरीका क्या होता है। तो इसी क्रम में हमने दो टर्म, एक टर्म हमने कहा पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग से हमारा आशय यह है कि जिसको कहते हो कि एक बनी बनाई चीज है, एक बना बनाया पेज है, उस पेज को हम पढ़ते हैं, उससे चीजों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखो, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक दूसरा नाम भी दिया है, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन एक नाम तो है ही, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं। अब इस तरह के अध्ययन, आगे इसका हमने एक दूसरा नाम दिया है, हमने नाम नहीं दिया है, एक्सपर्ट्स ने इसका नाम दिया है। और वह नाम क्या है? तो देखिए, वह है, एक आती है टर्म एलिमेंट्री रीडिंग। पॉइंट फर्स्ट, पहले प्रकार की जो रीडिंग होती है वो एलिमेंट्री रीडिंग है। जैसे आप लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, या रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन आप करते हो, आप सूचनाओं के संग्रह के लिए आप रीडिंग करते हो, तो ऐसी अध्ययन को कहा जाता है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। आप सूचनाओं के लिए पढ़ते हैं, उसमें आप पुस्तकों से सूचना समेट कर सहेज कर कोशिश करते हैं अगर वाक्य याद आ जाए तो वह बेहतर हो। और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह होती है हमारे या तो यूनिवर्सिटी डेज में भी कहीं भी अलग से रीडिंग के लिए, मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैं बाकी यूनिवर्सिटी की बात करूं, इंडिया के बहुत सारे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में भी एक भी क्लास ऐसा टीचर नहीं लगाते जिस पर एक्सक्लूसिव रीडिंग की बात हो कि हम रीडिंग कैसे करें, जब कितना फंडामेंटल चीज है वो। तो इस क्रम में एलिमेंट्री रीडिंग होती है। उसमें पहली बार जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी, नॉर्मली आप देखते हो कि आप में से
30% या मैं समझता हूँ नहीं 30 नहीं 50-60% कह ले 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस सब्जेक्ट से नहीं होते हैं जिन सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उन बच्चों की अपेक्षा ज्यादा मार्क्स पा जाते हैं जो उन सब्जेक्ट से नहीं किया हो या उन सब्जेक्ट से किया हो। ऐसे बच्चों से वो मार्क्स ज्यादा पा लेते हैं और कुछ ऐसे बच्चों से भी उनका कंपटीशन हो रहा है जो उस सब्जेक्ट्स के नहीं है, तो अपने हुनर के बल पर उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों से वो कॉम्पीट कर रहे हैं जो उस सब्जेक्ट के हैं बावजूद इनसे वो पिछड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है। यूपीएससी में या स्टेट सर्विसेज में कोई नई बात नहीं है। मेरा तो अपना अनुभव रहा है कि अधिकांश इंजीनियर्स और जो टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री में बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। लेकिन अब उसमें होता यह है कि आप आते हो किसी भी सब्जेक्ट को आप कैचअप करते हो, उस सब्जेक्ट को आप ऑफर करते हो। अब मान लीजिए मैं एक टॉपिक का एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक ऐसा पॉपुलर टॉपिक चुनता हूं जिससे आप सभी लोग अवगत होंगे। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अभी जो द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 है, अब यह एक टॉपिक है जिसे कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो क्वेश्चन को वो पहले देखना शुरू करेगा। अच्छा, इसके पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, वो 5, 6, 7 क्वेश्चंस को स्मरण करने की या डाइजेस्ट करने की या रटने की, किसी भी शब्द का हम नाम दे, वो कोशिश करते हैं। फिर कारण के बाद अच्छा प्रकृति इसकी क्या थी या क्या था उस पर जाते हैं। फिर इसका क्या परिणाम या प्रभाव हुआ उसको देखते हैं और वो मानकर चलते हैं कि हमने अध्ययन कर लिया है। कई बार तो बच्चे कहते हैं कि सर मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, अब मुझे क्या करना है। लेकिन वो नहीं जानते वो आध अधूरी तैयारी है, क्योंकि उसमें आपने जो स्टडी किया हो एलिमेंट्री स्टडी है, उससे आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं उदाहरण बताता हूं। 1857 के महाविद्रोह के कारण एवं प्रभाव को निर्देशित कीजिए। ओके, अब कारण और प्रभाव को निर्देशित करना है, आप उसका उत्तर दे दोगे। फर्क क्या पड़ेगा, 5 या 6 कारण वहां दिए होंगे, आपको 3 या 4 याद होंगे, आप उसको लिख डालोगे, कुछ भूल जाओगे, नेचुरल है। और लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट होना चाहिए। भारत के विभाजन का कारण बताइए, तो आपको 4 या 5 कारण जो याद आ रहे हैं आप लिख डालते हो, क्योंकि यह आपके एलिमेंट्री रीडिंग से इतना ही हासिल हो सकता है नॉर्मली। लेकिन क्वेश्चन का टाइप को हमने यहां पर बदल दिया। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कर रहा हूं, लेक्चर भी अलग कर रहा। आपका ये हिंदी का लेक्चर है, इंग्लिश में अलग कर रहा, ताकि दोनों मीडियम के लड़कों को रीडिंग के बारे में जानकारी मिल जाए। अब देखिए इधर क्वेश्चन को देखिए। चर्बी वाले कारतूस की घटना किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन का कारण नहीं हो सकती। किसी साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का कारण नहीं हो सकती, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आप इस रीडिंग से, एलिमेंट्री रीडिंग से इस क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रीडिंग का दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा, उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट वन, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप 1940 के दशक में ब्रिटेन से भारत की ओर सत्ता हस्तांतरण एक जटिल मुद्दा बनकर उभरा। अब यहां पर आपने स्ट्रेट क्वेश्चन देखा कि भारत के विभाजन का कारण बताइए, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1940 के दशक में वैसी कौन सी जटिल परिस्थितियां थी जिनके तहत ब्रिटेन से भारत की ओर सत्ता का हस्तांतरण एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज बन गई। आखिर क्या कारण थे, कौन से ऐसे जटिल परिस्थितियां थी। तो अब यहां पर आपको सिर्फ एलिमेंट्री रीडिंग से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि मैं एक बात और भी आपसे शेयर करूं कि एलिमेंट्री रीडिंग की एक और सीमा है। अब देखिए यूनिवर्सिटी डेज में क्या होता है कि वहां पर अमूमन यूनिवर्सिटी में, अधिकतर यूनिवर्सिटी में पता होता है कि हम 10 से 12 टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम 5 या 6 क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो उसमें एक लिमिटेड सिलेबस होता है, बच्चे उसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम भी होता है, एक क्वार्टर में इतना पढ़ना है, दूसरे क्वार्टर में वैसे पढ़ना है।
लेकिन जब आप यूपीएससी के एग्जाम हो या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में जाते हो तो आपने जो ऑनर्स लेवल की तैयारी की है यूनिवर्सिटी में, उस पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रखा मिलता है। अब जैसे फर्स्ट पेपर हिस्ट्री में जाओ तो एनसीईआरटी अवेलेबल है, उसी प्रकार से आप सोशियोलॉजी में जाओ, पॉलिटिकल साइंस में जाओ, ज्योग्राफी में जाओ, तो सबका सिलेबस उसी लेवल का सिलेबस है। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा पेपर और 2 पेपर देते हो तो पूरी एक ऑप्शनल पेपर में आपको अपने ग्रेजुएशन और ऑनर्स लेवल की तैयारी होनी चाहिए। और उसमें चूंकि क्वेश्चन के टाइप उन्होंने 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स में कर दिया है, तो इसलिए आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है पूरे सिलेबस की समझ आपको होनी चाहिए। ओके, ये तो फिर 500 वर्ड्स है, फिर 500 मार्क्स हैं, फिर 1000 मार्क्स के आपके जीएस के पेपर होते हैं, फिर ऐसे पेपर होते हैं। तो अब इतनी एरिया को आप इस एलिमेंट्री रीडिंग के आधार पर नहीं कवर कर सकते हो। कारण एलिमेंट्री रीडिंग की सीमा यह होगी कि वो पैसिव रीडिंग है। पैसिव रीडिंग का मतलब है कि आप किसी से उधार ले रहे हो, वो आपका अपना नहीं है, आप उधार ले रहे हो, तो आपके दिमाग में अधिक समय तक रहेगा नहीं, इवेपोरेट कर जाएगा, यानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और एन मौके पर जिस समय आपको जरूरत होगी तो उसमें वो याद नहीं आएंगी। वहां पर सारे आपके जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लर्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया है, अपने दिमाग को कष्ट नहीं दिया है। अगर आपका दिमाग ने कष्ट भोगा होता तो उसको तो याद रखता, लेकिन हमने चूंकि पैसिव रीडिंग किया इसलिए हम याद नहीं रख पाए। अब देखिए दूसरे टाइप का जो रीडिंग होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। अब दूसरे टाइप की रीडिंग, इसमें एक्टिव रीडिंग। अब एक्टिव रीडिंग का मतलब है जैसे आप क्रिकेट खेलते होगे या वॉलीबॉल, फुटबॉल, व्हाटएवर, तो आप क्रिकेट जैसे आप खेलते हो तो उधर से अगर वो बॉल फेंकते हैं, जो आप अगर अगर बैट्समैन अगर कोई एक रन बनाता है और अगर वो कोई इस तरह से बॉल को अगर वो फुल टॉस बॉल ही मारता है तो आप उसको कैच करते हो। तो अगर वो बॉल फेंकते हैं बॉलर तो तुम कैच करते हो। तो उसमें टीचर जिस समय अपने विचारों को फेंकते हैं तो बच्चे उसे कैच करते हैं, एक्टिवली कैच करना पड़ता है। अगर कैच नहीं करोगे, क्लास में बैठे रहोगे तो आपको बाएं दाएं से वो विचार निकल जाएंगे और फिर अब क्लास के बाद पूछोगे सर मैं कुछ समझा नहीं, तो ये समस्या होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, मैंने तो आप लोगों की समझ को विकसित करने के लिए 2 सीरीज भी चलाया है। एक तो प्रेजेंट एंड पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों, मुझे खुशी है इस बात का कि मैंने एक जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स की समझ को काफी डेवलप किया है और उन बच्चों ने इस बात को एडमिट किया है और कर रहे हैं। दूसरा, हमने अभी अभी सीरीज स्टार्ट किया जिसमें 1-2 लेक्चर ही ले पाया हूं, क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। ये मैं जारी रखूंगा क्योंकि उसमें आपको इस लेवल की रीडिंग करने में की समझ धीरे धीरे डेवलप होगी, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं चल पाएगा। वेरी फ्रैंकली, चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, केवल एलिमेंट्री स्टडी से नहीं होगा। अब बच्चे जैसे कई बार ये कहते हैं कि सर आप 1857 के रिवोल्ट पर लेक्चर दीजिए, मैं दे भी दूं, ठीक है, मैं कारण बता दूं, नेचर बता दूं, परिणाम बता दूं, तो उसको मैं नहीं मानता। मैं मानता है कि ये तो पुस्तक पे भी जाओ, हाँ मेरे पास ज्यादा कारण होंगे, ज्यादा हम प्रभाव पर कह पाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन क्या मेरा काम इतना तक ही होना चाहिए? तो ये तो फिर आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें उससे बढ़कर आप में एक सोचने का तरीका भी डेवलप करना चाहिए कि कल को आप जब कुछ पढ़ें तो उसको आप उस तरह से उसका रचनात्मक उपयोग कर पाएं। तो मैं आपको बताना चाह रहा है कि जो एक्टिव रीडिंग है वो उसी तरह की रीडिंग होती है। इसमें देखिए मेनली तो यहाँ पर हमने कई चीज की है। एक आपको दिया है इंस्पेक्शनल रीडिंग, पॉइंट नंबर 2। जैसे 4 प्रकार की रीडिंग मोटे तौर पर होती है, इसलिए मैंने पॉइंट कर दिया है जो आपको उसमें असुविधा नहीं हो। जैसे पहला पॉइंट है उसको आप देखते हो, ये है एलिमेंट्री रीडिंग। ओके, अच्छा, अब यहां पर दूसरा है वो है इंस्पेक्शनल रीडिंग, तीसरा है एनालिटिकल रीडिंग और चौथा है सिंटॉपिकल रीडिंग। तो देखो इंस्पेक्शनल रीडिंग को मैं अलग प्रकार नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप जब एलिमेंट्री रीडिंग से एनालिटिकल रीडिंग पर जाते हो तो उसके लिए पहले बीच में इंस्पेक्शनल रीडिंग होनी चाहिए। लेकिन देखिए मैं एक सच्चाई आपको बताता हूं, मैं 1 मिनट यहां पर आपको बढ़िया से इंडिकेट करता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि इंस्पेक्शनल रीडिंग की जरूरत आप लोगों को बुक्स रीडिंग में नहीं पड़ती है, क्योंकि एक कहावत है, बुरा मत मानना, कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मतलब कि स्टूडेंट्स लाइफ में मैं भी था, तो चूंकि तो मेरा सब्जेक्ट रहा था तो कुछ हद तक
यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका वो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जब आप यूपीएससी के डेज में आते हो तो यूपीएससी के डेज में बुक रीडिंग की बहुत गुंजाइश होती नहीं है, और क्वेश्चन का टाइप ऐसा होता है कि आप एक बुक की रीडिंग करके आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, विशेषकर ऑप्शनल पेपर में तो नहीं। जीएस में भी होता है परंतु ऑप्शनल पेपर में तो नहीं। तो ये समस्या यूपीएससी में दुविधा रहती है, और इस दुविधा का समाधान होना चाहिए। तो इसका तो यही तरीका होता है कि आप कोई इस तरह से एक्सपर्ट से आप कुछ हेल्प लो, कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको कम समय में सब्जेक्ट तैयार हो जाए, ऑप्शनल पेपर खासकर। इसका कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि आप जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो या मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हो, तो आप हमसे पुस्तक पूछोगे तो मैं तो एक या दो पुस्तक आपको बताऊंगा। आपको क्या बताऊंगा? सतीश चंद्र बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री में कहूंगे भाई या तो आर एस शर्मा या आप उपिंदर सिंह, कोई भी, लेकिन सब अलग अलग स्कूल के हैं। क्वेश्चन एक तरीके का नहीं होता है, कभी क्वेश्चन इस स्कूल से पूछते हैं, कभी दूसरे स्कूल से पूछते हैं। तो अगर आप एक पुस्तक पढ़ते हो तो आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को जान रहे हो, तो उसके लिए कई पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। तो मैं तो बहुत सारे पुस्तकों की टच में रहता हूं, तो मेरे यूज में आता है इंस्पेक्शनल रीडिंग। इंस्पेक्शनल रीडिंग का मतलब होता है कि हम पूरी स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल उसका जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ लेंगे। इसके लिए टर्म आता है स्किमिंग सिस्टमेटिकली। मैंने हिंदी में इसलिए नहीं दिया है कि हिंदी इसका फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा है स्किमिंग सिस्टमेटिकली। तो स्किमिंग सिस्टमेटिकली का मतलब होता है कि हम पूरे पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, उसके टाइटल को पढ़ लेंगे, उसके प्रीफेस को पढ़ लेंगे, उसके उपसंहार जिसको बोलते हैं उसको पढ़ लेंगे, और फिर टेबल ऑफ कंटेंट को देख लें। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब जो विषय सूची जिसको आप बोलते हो, तो उसको देखने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इस पुस्तक में ऑथर क्या कहना चाहता है, इस पुस्तक का स्ट्रक्चर क्या है, इस पुस्तक वर्थ रीडिंग है या नहीं, हमको पढ़ना चाहिए या नहीं। तो आप कहेंगे भाई ये तो आपके यूज के लिए, हम लोगों के लिए क्या है? आपको इसका इस तरीका काम आएगा, वो होगा आर्टिकल्स पढ़ने में। जैसे सपोज करो अभी इंडो म्यांमार रिलेशन है, या म्यांमार में जो मिलिट्री जुंटा ने पावर का टेक ओवर किया है, तो आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें इंडिया का स्टैंड एक बताया कि इंडिया का यह स्टैंड होना चाहिए। लेकिन जब आपने दूसरा आर्टिकल पढ़ा तो उसने दूसरा सुझाव दिया है। फिर एक तीसरा आर्टिकल पढ़ा तो उस आर्टिकल में कहा गया कि भाई ये चाइनीज सपोर्ट पर ये मिलिट्री जुंटा ने ऐसा काम किया है। जब चौथा आर्टिकल पढ़ा तो वो कहता है कि नहीं आप चीन को केवल ब्लेम मत करिए, और तो वो पीछे जाता है कि जब बर्मा को स्वतंत्रता मिली थी, उसका पहला नाम तो वही है, तो उस समय बर्मा में ये बात नहीं थी। बर्मा में उस समय 1962 में जब मिलिट्री जुंटा वहां स्थापित हुआ था, पहली बार जब मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, तो चीन उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सहायता कर रहा था और सैनिक तानाशाहों का विरोध कर रहा था। और अभी भी बॉर्डर पर चीन और बर्मा की समस्या है कि जब भी बर्मा में कोई सैनिक तानाशाह आता है, जब वहां पर सुगबुगाहट बॉर्डर पर होती है, तो चीन भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो नेबरिंग रीजन है। तो चीन इस बात को पसंद नहीं करता है। अब वो आर्टिकल में जो बात कही, तो नॉर्मली क्या होता है, जो पहले आपने आर्टिकल पढ़ा और दूसरा वाला आर्टिकल पढ़ा, तो बच्चे सोच लेते हैं कि अरे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो जो बात मैं जानता हूं ये तो गलत बोल रहा है। गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी रखिए। हो सकता है कहीं आपको इंटरव्यू में काम आ जाए, कहीं मेंस वाले एग्जामिनेशन में काम आ जाए। तो अब कहोगे भाई इंस्पेक्शनल रीडिंग का यूज कैसे होगा? तो जैसे एक आर्टिकल अगर आप इंडो बर्मा रिलेशन पर पढ़ते हो, इंडो म्यांमार रिलेशन पर, या मिलिट्री टेक ओवर में मिलिट्री जुंटा इन बर्मा, तो आप उस पर जैसे एक आर्टिकल पढ़ा, तो दूसरा आर्टिकल पूरा पढ़ने से, क्योंकि आपके पास तो उतना समय नहीं है, आपको दिन भर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो एक सरसरी निगाह, सरसरी निगाह से आप यह देख लो कि क्या इस आर्टिकल में कोई नई चीज है या उसी की पुनरावृत्ति है। तो एक नजर तेजी से लगाओ कि उसमें क्या क्या चीज आपको नई कहां कहां पर दिख रही है, और आपको लगे कि हाँ इसमें नई चीज है, तब पूरे आर्टिकल को आप पढ़ोगे, नहीं तो उसे अलग रख दोगे। दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शनल रीडिंग। हम लोग बुक्स में प्राय ऐसा करते हैं, यानी मैं करता हूं, लेकिन अब आप आर्टिकल्स में करिए, आपको फायदा होगा। और तीसरा हमने बताया एनालिटिकल रीडिंग। ये रीडिंग जब आपने एक आर्टिकल पढ़ा,
और उसके बाद दूसरा आर्टिकल उसी टॉपिक पर आया तो आपने इंस्पेक्शनल रीडिंग की, फिर तीसरा आर्टिकल आया तो आपने उस पर इंस्पेक्शनल रीडिंग की, या किसी कोचिंग संस्थान का स्टडी मटेरियल आया तो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो जरा आप देखिए कि कहीं उसी की पुनरावृत्ति करके तो वो कंपाइल करके नहीं दिया गया है उसी विचार को। तो फिर वैसी स्थिति में देखिए भाई उसी की पुनरावृत्ति है तो उसको भी आप एक तरह से पुट असाइड कर सकते हैं, अलग हटा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि नहीं, इसमें कुछ ऐसी फोर्सफुल बातें कही गई है जो पीछे का आर्टिकल हमने पढ़ा है उसमें जानकारी नहीं है, तो उसको भी आप अलग से ले लीजिए, आप या तो अपने नोट्स में या किसी जगह पर उसको आप जगह दे दीजिए। तो आप इसी तरह से जब 4-5 आर्टिकल से जब विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो वो कहलाएगा एनालिटिकल रीडिंग। मतलब आप उसमें आप सिर्फ उसका एलिमेंट्री रीडिंग नहीं कर रहे हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसकी रीडिंग कर रहे हो। तो उससे आपको फायदा क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन में आप देखते हो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्या आप सहमत हैं, डू यू एग्री, विवेचन कीजिए, टू डिस्कस। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप में एनालिटिकल समझ हो। और एनालिटिकल रीडिंग पहुंचने के लिए इंस्पेक्शनल रीडिंग एक माध्यम आपका बन सकता है। मैं बस यही 3 रीडिंग आपके लिए उपयोगी है। चौथी प्रकार की जो रीडिंग है उसको हम कहते हैं सिंटॉपिकल रीडिंग। ये सिंटॉपिकल रीडिंग आपके लिए नहीं है। यह रीडिंग मैं तो यूज कर लेता हूं और ये बेसिकली रिसर्च स्कॉलर के लिए, आप में से जो लोग रिसर्च कर रहे हो, हालांकि इंडिया में तो रिसर्च की भी परंपरा ह्यूमैनिटीज पेपर में अच्छा नहीं रहा है, वो एक्सपीरियंस जहां तक हमने देखा है कि यहाँ पर तो वैसी चीजें नहीं रही है। अन्यथा अगर कोई रिसर्च वर्क अगर पूरे स्टैंडर्ड से करना चाहता है तो उसको सिंटॉपिकल रीडिंग काम आता है। ये बड़ा डिफिकल्ट रीडिंग है, आपके लिए नहीं है, इसकी तरफ आप मत देखो। इसमें क्या करना है कि द मोस्ट कंप्लीट रीडिंग है ये, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सिंटॉपिकल टाइप ऑफ रीडिंग। मोस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो रीडिंग होती है इसमें मतलब कंप्लीट रीडिंग है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सिंटॉपिकल टाइप ऑफ रीडिंग। इसके लिए नाम आता है, और वो नाम क्या है तो उसको कॉम्परेटिव रीडिंग कहते हैं। कॉम्परेटिव रीडिंग, इसके लिए एक नाम, एक टर्म आता है कॉम्पेरेटिव, तुलनात्मक। अब जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे 1857 के रिवोल्ट पर कोई बुक आई, मैं आपको बताता हूं। तो 1857 के रिवोल्ट पर कोई बुक हमने पढ़ी, उसमें उसका एक इंटरप्रिटेशन दिया, ओके। अब जब दूसरा बुक पढ़ते हैं तो दूसरे बुक में कुछ ऐसी चीजें उद्घाटित करते हैं जो इस बुक में नहीं है, तो उसके मार्जिन पर लिख डालता हूं इसमें नई चीज कौन है। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं, जब हमने 1857 के रिवोल्ट के अलग अलग कुछ ऑथर्स के, तो कुछ तो 1-2 बुक होते हैं जिसमें जो टेक्स्ट बुक की तरह सारे ऑथर्स के बारे में लिख डालते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है रेफरेंस बुक, जैसे आप उसी पर हमने पढ़ा राजमोहन गांधी की, तो उन्होंने 1857 के रिवोल्ट की तुलना अमेरिकन सिविल वॉर से की, तो वहां से कुछ विचार ले लिया, वहां मार्जिन पर लिख डाला। उसी प्रकार से इस बार मैंने एक बुक पढ़ी, एक ग्लोबल एम्पायर के ऊपर वो बुक था, तो उसमें जमाइका के एपिसोड से 1857 के रिवोल्ट की तुलना की है। कहीं पर मैं देखता हूं कि टाइपिंग रेवेलियन जो चीन में हुआ उससे 1857 के रिवोल्ट की तुलना की, तो हम तुरंत उस आइडियाज को ले लेते हैं और उसको हम जब आपको बता रहे होते हैं तो वहां पर उसको एसिमुलेट कर देते हैं। तो कहोगे उससे फायदा क्या होगा, जब एग्जामिनर के सामने वो पहुंचेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जामिनर, आप कई बच्चों को डाउट होता है स्टेट सर्विसेज में, अरे स्टेट सर्विसेज में जो बैठे हुए हैं उन्हें तो अच्छी बातें आएगी ना, उनको लगे, अगर ऐसा प्रतीत होगा कि भाई यह अभ्यर्थी ने अतिरिक्त मेहनत की है और कुछ अतिरिक्त बातें लिख रहा है, तो उन्हें तो खुशी होगी, वो तो आपको और भी अच्छे मार्क्स देंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि एक किसी टॉपिक में कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट जैसे ड्यू का है या कहीं और से है, तो उसने कोई ऐसा किसी क्वेश्चन के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट बनाकर लाया जो हमने उसको नहीं बताया, और बहुत फोर्सफुल पॉइंट है। तो अब मैं इतना क्यूरियस होता हूं कि मैं कई बार उस बच्चे का नाम लेके भेजता हूं, ऑफिस में बुलाता हूं, पूछता हूं अच्छा देखो तुमने ये पॉइंट लिखा हुआ था, ये तुमने कहां पढ़ा था। तो बोलता है कि सर हम कॉलेज में थे तो इस प्रकार से ड्यू में अमुक प्रोफेसर आए थे तो उन्होंने इसे डिस्कस किया था। तो मैं बहुत प्रभावित होता हूं, और जिस समय मैं उसको मार्किंग कर रहा होता हूं उस समय मैंने वो पॉइंट नहीं बताया होता है, लेकिन उसको मैं सबसे ज्यादा मार्क्स देता हूं। क्यों?
क्योंकि उसने एफर्ट लगाया है, कुछ लेकर आया है। तो ये गुत्थी होती है सफलता की, और जो इस मुकाम पर अपने रीडिंग को पहुंचा देता है उसे फेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर ऑनेस्टली किसी ने पढ़ाई की है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की है, और उसकी सोच अगर मौलिक है, तो किसी भी क्वेश्चन को टैकल करेगा तो उसका समाधान वो ढूंढ लेता है। अब मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी फर्क आ जाता है। जैसे देखें, अब अगर आपने एलिमेंट्री रीडिंग की है तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप लिख सकते हो कि 1857 का महाविद्रोह के कारण एवं प्रभाव को निर्देशित कीजिए, और दूसरा भारत के विभाजन का कारण बताइए, क्योंकि आप उससे सीधा 5 या 6 कारण निकालोगे और लिख डालोगे। हालांकि इसमें भी आपको एक कठिनाई होगी। वह कठिनाई यह होगी कि आप अगर एक टॉपिक में आप इस मेथड को अपनाओगे और सारे टॉपिक्स में आप इसी मेथड को अपनाओगे, तो यह मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको पूरा इतना बड़ा सिलेबस है कि आपका दिमाग इतनी बातों को याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपने दिमाग को कष्ट तो दिया नहीं है, आपने तो बल उसको पैसिवली लिया है। अगर दिमाग एक्टिव हालत में होता, सोचता, इंटरैक्ट करता टॉपिक के साथ, तो याद रहता। तो इतनी सारी चीजें आप याद ही नहीं रख पाओगे। इस मेथड में आप उन चीजों को याद भी रख पाओगे, और क्वेश्चन अगर क्रिटिकली पूछेंगे तो आंसर भी कर पाओगे। जैसे चर्बी वाले कारतूस की घटना किसी साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का कारण नहीं हो सकती, यानी घटना है तो हो सकती, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो अब बेंजामिन डिज़रेली के स्टेटमेंट के प्रकाश में अब इसका समालोचनात्मक परीक्षण करनी है, दोनों पक्षों को तोल कर लिखना है। इसमें है कि आप 1 2 3 करके आप सिर्फ कारण बताते चले जाओगे। उसी प्रकार से उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप 1940 के दशक में ब्रिटेन से भारत की ओर सत्ता हस्तांतरण एक जटिल मुद्दा बनकर उभरा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए तो इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि अच्छा सर मैं पॉइंट में लिखूं या पैराग्राफ चेंज करके लिखूं। आपको जैसी मर्जी है वैसे लिखिए, लेकिन परीक्षक को दिखना चाहिए कि आपने उसने जो डिमांड किया उसका आपने उत्तर दिया है। तो पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि यार 1940 के दशक में जटिलता क्यों आई सत्ता के हस्तांतरण में। तो देखिए, अगर सत्ता ब्रिटिश ईमानदारी से हस्तांतरित करना चाहते तो जटिलता नहीं आती, या फिर ब्रिटिश अगर मना कर देते नहीं हस्तांतरित करूंगा तो फिर जटिलता नहीं होती। जटिलता क्यों आई कि ब्रिटिश की स्थिति नहीं रही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में कंटिन्यू करने की, भारत में अब वो अस्तित्व में रहने की या भारत में शासन करने की उनकी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नहीं रह गई। लेकिन दूसरी तरफ उनको लग रहा था कि सीधा अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर इस हालत में चले जाएंगे तो अब जो शीत युद्ध आरंभ हो चुका है उस शीत युद्ध में हमारी सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि हमें तो भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग चाहिए जहां हम सैनिक अड्डा बना सके और जहां खड़ा होकर हम सोवियत साम्यवाद का मुकाबला अफगानिस्तान में भविष्य में कर सके। तो इस कारण से वो जाना भी चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि हम यहां पर कुछ न कुछ अपनी वजूद को बनाए रखें। तो यही इसी से जटिलता उभरी है। और जब ये भाव आपको पता है तो आप उसको या तो 2 छोटे छोटे पैराग्राफ पर लिखो या 4-5 पॉइंट बना लो। पहला बना लो कि जैसे आपने यहां पर थेसिस ले लिया कि भाई ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश को रोकने की स्थिति नहीं रह गई थी, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत को सीधे तौर पर इसलिए नहीं छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि शीत युद्ध की जरूरत थी भारत के एक भाग, भारतीय उपमहाद्वीप के एक भाग पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना। यहीं से ब्रिटिश नीति की जटिलता उभर कर आती है। परीक्षक को तो उत्तर मिल गया, वो मुस्कुरा बैठेगा, अच्छा ये तो समझ गया उस पूरे मुद्दे को। अब आप पॉइंट ही बनाना चाहते हो तो पैराग्राफ चेंज करके कि निम्नलिखित कारणों से वो भारत को छोड़ना चाहते थे। अब क्यों वो भारत छोड़ने का निर्णय लिया, 3-4 पॉइंट आपने दे दिया पैराग्राफ चेंज करके। परंतु दूसरी तरफ भारत में प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना आवश्यक था निम्नलिखित कारण से, उसके बाद 1-2 कारण दे दीजिए, निष्कर्ष दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम कभी समझते ही नहीं कि चाहे पॉइंट में लिखना हो या छोटे पैराग्राफ में बांट कर लिखना हो, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो यही है। अब मैं आपको अपना एक अनाउंसमेंट बताऊं कि हमने आपके लिए कुछ एक आपकी सहायता के लिए एक चीज हमने रखी है। जैसे देखिए, अब पैसिव रीडिंग है। पैसिव रीडिंग में इसमें तो मैंने एक ही रीडिंग बताया, एलिमेंट्री रीडिंग। हाँ, यहां पर मैंने दिया लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आपका यह रीडिंग आवश्यक है, यह पहला चरण है,
ये आपको करना चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में किया था। प्रत्येक, आप कह सकते हो कि प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को इस अध्ययन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जिसे एलिमेंट्री रीडिंग कहते हैं। लेकिन एलिमेंट्री रीडिंग में भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक टर्म दिया है जिसको अभी मैंने हाईलाइट अब तक नहीं किया था, अब कर रहा हूं, मोटिवेशन टू रीड। सम इंटरेस्ट इन द टॉपिक शुड बी इनकलकेटेड। हमें सबसे पहले रीडिंग का मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब हम जब पुस्तक उठाते हैं तो एक हमें जिज्ञासा होनी चाहिए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि भारी मन से बैठा हुआ हूं, सो रहा हूं, नींद आ जाती है, बैठा हुआ हूं लेकिन पढ़ने में बोर हो रहा हूं, पेज पर पेज उलट रहा हूं, नजर पुस्तक पर है, दिमाग कहीं और है। इस तरह की रीडिंग नहीं चाहिए। मोटिवेशन टू रीड, हम कम से कम उत्साह के साथ पुस्तक को खोलें, उसका मोटिवेशन हमें रहे, और उस मोटिवेशन के लिए थोड़ी सी दिलचस्पी चाहिए। अब यहां पर जो आपको बच्चिक क्लास वाली जो एनसीईआरटी बुक है, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, इन्हीं तीनों के बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहता कि वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अब जैसे क्लास 6 का एनसीईआरटी आप खोलते हो तो किसी भी टॉपिक को वैसे उसने नहीं लिया है, एक नेचुरल क्यूरियोसिटी पैदा की है स्टूडेंट में, एक सामान्य उत्सुकता। जैसे आप देखोगे, पहला है आपका अध्ययन के स्रोत वाला टॉपिक है कि अध्ययन कब, कैसे और कहां, क्लास 6 का। तो उसमें उसने कहा कि रशीदा, एक लड़की के बारे में, कि वह समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ रही है और पढ़ते हुए अचानक उसे एक ऐसी न्यूज पढ़ने आ जाती है कि 100 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। तो वो अचानक सोचने लगती है कि 100 वर्ष पहले कोई घटना घटी है, उसके विषय में हमें जानकारी कैसे मिलती है, वहां पर तो कोई होता नहीं, कौन ये सूचना देता है। अब यह उसकी जो यह सोच है, उसकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसी से निकल जाता है अध्ययन के स्रोत। तो अध्ययन के स्रोत में पुरातात्विक और साहित्यिक, जैसे 1857 के रिवोल्ट पर, वो आपको दिया नहीं हुआ है, मैं एक उदाहरण बता रहा कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम लोग तो वहां नहीं थे, हम कैसे जानते हैं, तो बहुत सारे पुस्तकों के माध्यम से जानते हैं। तो पुस्तक के लेखक कौन है? अगर जॉन के मैलेसन की पुस्तक है तो उसकी क्या सीमा हो सकती है? अगर वीडी सावरकर की पुस्तक है तो उसकी क्या सीमा हो सकती है? जॉन के मैलेसन की कोशिश होगी कि हम इसे सिपाही विद्रोह करार दें, और वीडी सावरकर का प्रयास होगा इसे हम नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम करार दें। तो आखिर इसका निपटारा कैसे होगा? दोनों कोई ना कोई तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। अब आज मैं एक नेचुरल बताता हूं। अब भारतीय बजट, अगर बजट आया, बजट पर एक तरफ पी चिदंबरम का आर्टिकल है, दूसरी तरफ राम माधव का आर्टिकल है। तो क्या उस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपके मन में जिज्ञासा होती है कि इसमें ये दोनों में निष्पक्षता है या नहीं? निष्पक्षता की हम जांच कैसे करें? हो सकता है कि हम दोनों को एक दूसरे से जक्स्टापोज करके तब निष्पक्षता को आंकने की कोशिश करें। तो मैं एक स्वाभाविक सा उदाहरण बताया। अब दूसरे चैप्टर में आपको क्लास 6 वाले में जो दूसरे चैप्टर हैं उसमें आता है कि आरंभिक मानव। तो उसमें एक तुषार करके एक कैरेक्टर दिया है, उसके बारे में वो ट्रेन से जा रहा है, खिड़की के पास बैठा है, उसकी आंखें खेतों और खलिहानों पर टिकी हुई है और वह कुछ सोच रहा है। तभी उसके चाचा कंधे थपथपाते हुए कहते हैं कि जानते हो, ये 150 वर्ष पहले ही इस दुनिया में रेलवे आया था और बस तो उसके भी कई दशक बाद आए। तो तुषार सोचने लगता है कि क्या आज से 150 वर्ष पूर्व लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वह एक ही जगह पर स्थिर रहते थे? और फिर उसके बाद उसने आरंभिक मानव के बारे में सोचना शुरू किया। तो एक नेचुरल, एक इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। जरा हम जाने, आपके प्रीफेस में लिखा हुआ है कि बाकी सामाजिक विज्ञान और इतिहास में अंतर यह है कि जो बाकी सामाजिक विज्ञान है वो हमें वर्तमान के बारे में बताते हैं और इतिहास हमें वर्तमान के अतीत के विषय में बताता है। इतिहास हमें यह बताता है कि हम कहां से चलकर यहां तक आए हैं। इसलिए इतिहास को पढ़ने से पहले हम वर्तमान के अतीत को समझने का प्रयास करें। तो माय स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एनसीईआरटी से आप सूचनाएं मत खींचें। कई बार मैंने कई बच्चों से जब ये सुना है तो मुझे गहरी निराशा हुई है। कई बच्चों ने ऐसा प्रश्न किया कि सर पुराने एनसीईआरटी
कुछ लोग बताते हैं ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो सिलसिलेवार है, क्रमबद्ध है, और नई एनसीईआरटी में कुछ एक चैप्टर्स हैं तो इतना यूजफुल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि नई एनसीईआरटी का मकसद दूसरा है, आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाना, आप में एक उत्सुकता पैदा करना। तो नई एनसीईआरटी का तो कोई विकल्प है ही नहीं। आप पुराने एनसीईआरटी को भी पढ़ें, आपके पास समय है, परंतु नए एनसीईआरटी को आप अवश्य पढ़ें। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक रास्ता किया है। मेरे एक असिस्टेंट ही हैं और मेरे स्टूडेंट अमन झा, तो उनसे मैं क्लास 6 और क्लास 7 एंशिएंट और मिडिवल के एनसीईआरटी का क्लास कंडक्ट करवा रहा। अगर मिडिवल के बाद भी आपकी जिज्ञासा बनी रही क्लास 6 और 7, क्योंकि वो सिर्फ आपको ये बताएंगे, वो अच्छे एक्सपर्ट हैं, आपको आश्चर्य होगा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो आपकी समस्या को बखूबी समझेंगे। मेरे स्टूडेंट हैं और 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया है। इस बार अगर ईश्वर ने चाहा तो फाइनल सिलेक्शन में भी होंगे। तो वो आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी में किन बातों का ध्यान रखा जाए। क्लास 6 और क्लास 7 वीक में हमने 3 क्लास उनके लगाए हैं, शायद हमको लगता है 15-20 क्लासेस होनी चाहिए। तो आप लोग पहले उनसे बैठकर, ये आपके यूट्यूब के लेक्चर में होगा, आप लोग आराम से बैठकर उसको देखना, और आप सभी से अनुरोध है कि उसका लाभ उठाना, क्योंकि एनसीईआरटी को किस तरह पढ़ा जाए यह जानना बहुत आवश्यक है, और उसमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम लाया है कि आप क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी को पढ़ें। 7th के बाद मैं देखता हूं, अगर आप लोगों की जिज्ञासा बनी रही तो 8th का डाल दूंगा, नहीं तो 7th के बाद छोड़ दूंगा। लेकिन उससे आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में किन बातों का ध्यान रखा जाए। चैप्टर टू चैप्टर वो टॉपिक होगा। तो आज मेरा मकसद कुछ दूसरा था। अब दूसरे वीक में आऊंगा तो या तो क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज से कुछ लाऊंगा या पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज से। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।